हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप बच्चे? तो एक हिमालयन हिंदी एकेडमी में लाइव सेशन नहीं हो पाया, कोई बात, रिकॉर्डिंग क्लास आप सभी तक पहुंचा देती हूं। तो आप सभी लोग तो जुड़े ही हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो भी नए अभ्यर्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग जो भी जानकारी लेना चाहें, यहाँ पे देखिए ये सब लिखा हुआ है। तो हमेशा की तरह मोटिवेशन थॉट, सफलता तक पहुंचने के लिए असफलताओं की राह से गुजरना पड़ता है और विकट परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ते रहना पड़ता है, तब जाकर सफलता आपको गले लगाती है। तो वही बात है कि लाइव सेशन किया, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, हम जो है रिकॉर्डिंग क्लास दे देंगे आप सभी को, है ना। तो चलिए, जो मैंने क्वेश्चन रखे थे उनको मैं जो है यहाँ पे सॉल्व करा देती हूँ अपने साथियों को। पहला प्रश्न जो हमारा है यहाँ पे वह है कि निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने नवंबर 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 1948 में जो आयोग आया था वो था थर्ड ऑप्शन, डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा। ठीक है, आप लोग भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने नवंबर 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया था। तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने किया था 1948 में। ठीक है, बाकी लक्ष्मणा स्वामी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, यशपाल समिति है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। चलिए अब आ जाते हैं हिंदी के प्रश्नों पर। वो प्रश्न जो था नेट सीआरएफ पेपर फर्स्ट का था, हायर एजुकेशन का। चलिए यहाँ पे ये प्रश्न जो है, धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह में है? ध्यान रखिएगा, धूमिल जी की नक्सलवाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह में है? 4 ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन, संसद से सड़क तक। ठीक है, नक्सलवाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन, ये सभी धूमिल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी, कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती थी? 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। आपको पता है जो विधवा की कहानी आपने पढ़ी होगी, एक टोकरी भर मिट्टी, जो राजा था उसके घर की जो जगह थी उसको कब्जा कर लेता है और बाद में जब बुढ़िया वो जाती है तो वहाँ से एक टोकरी भर मिट्टी लेने जाती है, क्योंकि उसकी पोती जो है खाना नहीं खा रही होती है। तो वो कहती है कि मैं यहाँ से एक चूल्हा बनाने के लिए एक टोकरी मिट्टी चाहती हूँ। ठीक है, तो वो चूल्हा बनाने के लिए, और उसके बाद जब राजा से वो टोकरी उठवाने को बोलती है, क्योंकि सब कर्मचारी लगे हैं, लेकिन वो बुढ़िया उन्हें सबक देना चाहती है क्योंकि राजा है, उन्होंने कहाँ वजन उठाया होगा। तो बुढ़िया कहती जब आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जा रही है तो यहाँ तो लाखों टोकरी मिट्टी पड़ी है, वो उनका वजन आप कैसे उठा पाएंगे, है ना। तो ये इसकी स्टोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है, 1974 में प्रकाशित हुआ था, 1974 में। और इसमें जो मेहमान आते हैं, जो एक लड़का और एक लड़की जो है वो जाते हैं संगीत कार्यक्रम में, और पूरी रात नहीं आते हैं, बरसात का टाइम होता है। जो लेखक हैं उनकी पत्नी बहुत ही जो है परेशान होती है। निबंध बहुत ही बेहतरीन है, आप ज़रूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न देखिए, मैच करने के लिए आप चाहें तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नंदुलारे बाजपेयी और श्याम सुंदर दास जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, नगेंद्र जी हैं, और इधर इनकी आलोचना ग्रंथ है। तो सही जवाब क्या होगा? नंदुलारे बाजपेयी जी हैं, इन्होंने लिखा है नया साहित्य नए प्रश्न, ए का सेकेंड।
श्याम सुंदर दास जी जो है इन्होंने लिखा है साहित्यालोचन, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इन्होंने लिखा है सुकवि संकीर्तन, और डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा है विचार और अनुभूति। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला प्रश्न जो मैंने अभी कमेंट्री बॉक्स में भी दिया है, आप लोग आंसर बता सकते हैं। ये है हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के भाग। इनमें से पहला भाग कौन सा है, दूसरा भाग कौन सा है, तीसरा भाग कौन सा है, चौथा भाग कौन सा है? क्योंकि 4 भागों में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। तो पहला तो हो गया क्या भूलूं क्या याद करूं, ये पहला भाग है जो आपको 2 ऑप्शन में दिख रहा है, या तो फर्स्ट है या फिर सेकंड है। ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, ठीक है। अब आप बढ़ेंगे आगे, तो फिर दूसरा आता है नीड का निर्माण। फिर दूसरा भाग बी का सेकंड दोनों में दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन बसेरे से दूर जो है ये तीसरा भाग है, और 10 द्वार से सोपान तक चौथा भाग है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पे ये पंक्तियाँ हैं, ये जो पंत जी की प्रथम रश्मि है, उर्वशी ये दिनकर जी की है, प्रिय प्रवास हरिओ जी का है, सतपुड़ा के घने जंगल ये भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। तो इन कविताओं से ये जो है रचनाएं ली गई हैं, ठीक है। मतलब ये पंक्तियाँ ली गई हैं, इनको मैच करना है। तो बताना है आपको कि किसका जो है सही। सी जैसे आप देखेंगे, धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। तो ये सतपुड़ा के जंगल, सी का 4 ऑप्शन आपको 2 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, फर्स्ट और 4 में। फिर आता है स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास सोने थे तरु के पास। और वहीं है व्यवस्था किससे अपनी कहूँ, जननी क्यों न बनूं बहु कातरा। तो ये जो है ए का हो जाएगा 3rd, प्रिय प्रवास और स्नेहहीन तारों के दीपक, है ना। ये आपका हो जाएगा वी का 1st। और जो आपका नींद जल का स्रोत छाया संगन है, नींद श्यामल मेघ शीतल पवन है, ये आपका हो जाएगा डी का 2nd उर्वशी। तो 4 ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है फिर से पूछ दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो कहानियाँ हैं, कहानियाँ जो हैं उनके ये संवाद हैं। कोसी का घटवार, परिंदे, कानों में कंगना, राही। तो देखिए, कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते हैं। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए। ये राही से संवाद है। और ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। ये कोसी के घटवार में लक्ष्मा जो है गोसाई से कहती है अपने बेटे के लिए। फिर सी है किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना यह भी गलत है। ये आपका परिंदे से है। फिर आपका आता है लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा, भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है। ये कानों में कंगना से है। तो ए का 4 ऑप्शन आपको 3 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। फिर वी का 1st 2 ऑप्शन में है, सी का 2nd। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि फिर से ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला देखिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र प्रश्न है और ये भी मैच करने के लिए, और मैच करने के लिए अगर आप थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा तो आसानी से जवाब दे सकते हैं। जैसे क्रोचे ने एस्थेटिक लिखा है, ए का 3rd 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है।
वहीं आइए रिचर्ड्स जो है इन्होंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म लिखा है, डी का सेकेंड। ठीक है, डी का सेकेंड, एक का थर्ड, डी का सेकेंड, 4 ऑप्शन। और फिर मैथ्यू अर्नाल्ड जो है इन्होंने स्टडी ऑफ पोएट्री लिखा है। और जो होरेस है, होरेस ने जो है द आर्ट ऑफ पोएट्री लिखा है। ठीक है, चाहे तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगला देखिए, ये क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं। 2 मील की नक्सलवाड़ी मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह में है? तो संसद से सड़क तक। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आया है आपका। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य हैं? चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य हैं? तो चंद्रगुप्त जो नाटक है इसमें 4 अंक है और जो चौथा अंक है उसमें 14 दृश्य हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, वीण भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, इस गीत में प्रयुक्त काव्यांश नहीं है। ये महादेव वर्मा जी की रचना है, वीण भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, तो अखंड सुहागिनी भी हूं और आत्मदीप्त चांदनी या कुलहीन प्रवाहिनी, सुनहली दामिनी, इनमें से सही जवाब क्या होगा? आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में ही इसका आंसर मिलेगा। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोगों ने इस कविता को पढ़ा है। ठीक है, अखंड सुहागिनी और कुलहीन प्रवाहिनी ये दोनों तो हैं ही, प्रयुक्त काव्यांश नहीं है। आत्मदीप्त चांदनी या सुनहली दामिनी, इनमें से आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल से पूछा गया है। कुमारपाल प्रतिबोध इनमें से किस जैन कवि की रचना है? 4 ऑप्शन है, सही जवाब हो जाएगा सोमप्रभु सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध। जो लोग नेट जीआरएफ की, मैंने कई जगह कमेंट देखा है कि अभ्यर्थी लोग पूछ रहे हैं कि नेट जीआरएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें या फिर टीजीटी पीजीटी की। तो जो लोग पीजीटी के लिए अप्लाई किए हैं वो लोग सीधा नेट जीआरएफ की तैयारी करिए, इससे आपके चांस सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। और टीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं वो भी उन क्लासेस को देखिए जो आपके लेवल से हाई लेवल की हैं, तो उससे बहुत बेसिक चीज़ें भी आपको पढ़नी है, क्योंकि टीजीटी का जो पेपर मुझे मिला है मैंने देखा उसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बेसिक प्रश्न है। और आपको पता है 1 या 2 नंबर से ही, जो बहुत पढ़ेगा उसका 1 या 2 नंबर से ही रुक जाता है। तो आप उस पर काम करिए जो 1-2 नंबर को बचाए आपके, मतलब रिवीजन करिए, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। जितना बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे, ज़्यादा रिवीजन करेंगे, कम पढ़िए, रिवीजन ज़्यादा करिए, मतलब मटेरियल कम पढ़िए, उस मटेरियल का रिवीजन ज़्यादा करिए, तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। अब यहाँ पे प्रश्न है हमारा भाषा से संबंधित। सौर सैनी, जो सौर सैनी है अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है। पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, गुजराती भी है, पूर्वी हिंदी नहीं है, क्योंकि ये अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई है। और अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी से जो बोलियां निकली हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मात्र 3 बोलियां हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको जो भी क्लासेस आएंगी उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।